हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर एक और टॉपिक दैट इज डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के उसके कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिल जाएंगे पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में यूनिट वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो वीडियोस और भी बहुत कुछ, और वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। राइबोन्यूक्लिक एसिड एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब होता है, और तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होते हैं, पास होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है। किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है तो इसको ऑलरेडी से पहले के वीडियो में हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो डीएनए एक तरीके से इंस्ट्रक्शन बुक की तरह होता है, जिसमें वो सारे इंस्ट्रक्शन, वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे हम बनते हैं। कैसे हम बॉडी कैसे बनना है, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीजें बननी है, वो सब कुछ, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डीएनए में होता है। नोज के से लेके हमारे आईज के कलर तक, मीन्स हमारे बॉडी का कलर कैसा होना है, हेयर टाइप कैसे होने हैं, और ये सारे इंस्ट्रक्शन जो डीएनए में होते हैं वो पास ऑन होते हैं, वो हमको पेरेंट्स से मिलते हैं और हमारे से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। सेल्स के अंदर जो हाफ डीएनए है वो हमको मदर से मिलता है, और हाफ ऑफ द डीएनए हमको फादर से मिलता है, और हम जो है हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। जो ये इंफॉर्मेशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में A, T, C and G। A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, C फॉर साइटोसिन और G फॉर गुआनिन। और सारे इंफॉर्मेशन डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। तो ये क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे बॉडी में, मेनली राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू जीन्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। मीन्स यूनिट होता है मतलब कि डीएनए के सेक्शन को हम जीन बोलते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। लो डीएनए एक कंप्लीट रेसिपी बुक की तरह है हमको बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारे रेसिपी दिए गए हैं। हमारे अंदर जो भी केमिकल्स की सिंथेसिस होनी है, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हमारे आई का कलर क्या होना है, हमारे बालों का कलर क्या होना है, शेप, साइज, सब ये जो रेसिपी है मीन्स जो इंस्ट्रक्शन है वो उस डीएनए के हर एक जीन में होता है। एक कंप्लीट रेसिपी बुक की तरह हो गया, और उस बुक में हर एक रेसिपी वो क्या है, वो जीन है। जैसे कि हमारे हेयर का कलर का जो इंस्ट्रक्शन है क्या होना है, तो वो जो है स्पेसिफिक जीन में प्रेजेंट होगा। ब्लू आइज है तो उसकी रेसिपी, और हमारे अंदर कोई स्पेसिफिक केमिकल्स की सिंथेसिस होनी है, बायोकेमिकल्स, तो उसकी रेसिपी, एंजाइम्स की सिंथेसिस होनी है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होनी है, तो उसकी रेसिपी, ये इंस्ट्रक्शन है वो हर एक जीन में प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किससे बना हुआ होता है? नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन, और पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों से मिलके डीएनए बनता है। पेंटो शुगर में कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोस। तो आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया, जिसमें ये बेस अटैच होता है या तो एडेनिन, गुआनिन, या तो साइटोसिन और या तो थाइमिन, और यहाँ पे ये हो गया ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये बनता है स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलके बनते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड इन 1953 बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। और वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है विथ 2 पॉलीडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। मीन्स डीएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं वो स्पाइरली ये ट्विस्टेड होता है, मुड़ा हुआ होता है अराउंड ईच अदर, और इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं
आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, और ये किससे बने हुए होते हैं ये स्ट्रैंड, मतलब कि ये जो चेन है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, अभी हमने आपको बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, और ये बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, पॉली मतलब कि मेनी, बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनते हैं, ये डीएनए का चेन बनता है। तो इस तरीके से दो चेन जो है ये ट्विस्टेड होते हैं अराउंड ईच अदर, एक दूसरे में इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, और ये जो होते हैं ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तरीके से आपको दिखेगा, आपने देखा होगा एक तरीके से जो स्पाइरल जो सीढ़ियां होती हैं, जो रेलिंग होती हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। मीन्स ट्विस्टेड जो है सीढ़ियों के फॉर्म में ये होता है। ये आप देख रहे हैं ये सीढ़ियां हो गई, तो ये सीढ़ियां जो है इस तरीके से ट्विस्टेड होता है। और जो साइड हो गया ये क्या होता है, ये स्ट्रैंड हो गया, चेन हो गया। और जो इसके स्टेप्स जो होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये क्या होते हैं, ये केमिकल बेसिस होते हैं। हमने आपको बताया जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं, मतलब 4 लेटर से बनते हैं ये, ए, टी, सी और जी से। ये जो दोनों चेन जो होते हैं, स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, रन करते हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो 5' से 3' एंड रन करता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है 3' से 5' एंड। आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड जो है 5' से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3' एंड तक है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3' ये जो है स्ट्रैंड है आप देख सकते हैं ये जो है ये 5' एंड तक। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड विथ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूनाइटेड जॉइंड बाय द 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मिलियंस ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनते हैं, और वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। टू चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों चेन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि एक चेन का प्यूरिन दूसरे चेन के पिरिमिडिन के साथ अटैच होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चेन का प्यूरिन मीन्स ए जो है एडेनिन, दूसरे चेन के पिरिमिडिन जैसे कि थाइमिन, इससे जो है ये अटैच होता है। इसी कारण से बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए। मेडा का साइड मतलब कि डीएनए का जो ये साइड वाला जो पोर्शन होता है वो शुगर फॉस्फेट से बना हुआ होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। कि कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो बेसिस होते हैं वो अंदर साइड में होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हेटिंग होते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस अंदर साइड में होते हैं। और जो ये डबल हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, या कह सकते हैं 2 नैनोमीटर। ये पूरा इसका जो डायमीटर होता है ये कितने का होता है, 2 नैनोमीटर का होता है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर, और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, और ये जो बेस पेयर है इस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। और एक जो कंप्लीट टर्न है ये, तो ये कंप्लीट टर्न जो है 1 कंप्लीट टर्न कितने नैनोमीटर का होता है, 3.4 नैनोमीटर, ये कह सकते हैं 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। जिसमें कि कितने टोटल बेस पेयर होते हैं, ये जो पूरा टर्न है इसमें टोटल 10 पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स मतलब कि स्ट्रैंड का एडेनिन तो दूसरे स्ट्रैंड का थाइमिन, स्ट्रैंड का गुआनिन तो दूसरे स्ट्रैंड का साइटोसिन, एक स्ट्रैंड का थाइमिन और दूसरे स्ट्रैंड का एडेनिन जो है इस तरीके से अटैच होते हैं, तो और इसी को बेस पेयर कहा जाता है। और ये दोनों बेसिस जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ए और टी जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और जी और सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे बेस पेयरिंग किस तरीके से होते हैं डीएनए हेलिक्स में, ए जो है टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, और जी और सी जो है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और बेस पेयरिंग जो है चारगाफ्स रूल को फॉलो करता है। मिस चारगाफ्स रूल के अकॉर्डिंग डीएनए के स्ट्रक्चर में हमेशा एडेनिन जो है थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में एडेनिन जो है थाइमिन के साथ पेयर बनाया हुआ है, और साइटोसिन जो है यहाँ पे गुआनिन के साथ
GC जो बेस पेयर होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है AT से ड्यू टू द मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसी कारण से GC बेस पेयर जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दी AT जिसमें कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। DNA में मेजर ग्रुप होता है 1.2 नैनोमीटर का और माइनर ग्रुप होता है 0.6 नैनोमीटर का। इस तरीके से जो ग्रुप्स बनता है ट्विस्टिंग की वजह से, तो ये हो गया मेजर ग्रुप और ये हो गया माइनर ग्रुप। इस तरीके से ये बड़ा दिख रहा है, ये मेजर ग्रुप हो गया और ये माइनर ग्रुप हो गया। तो इसी ग्रुप्स में क्या प्रोटीन्स जो हैं जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं बिना किसी ब्रेक पेयर को ब्रेक किए हुए। तो दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, जिसमें जैसा हमने आपको बताया था बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और बनते हैं DNA। और वो कैसे जुड़ते हैं? बाय दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे क्या है? ये थायमिन है। फॉस्फेट जो है इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से जोड़ता है। जो फॉस्फेट ग्रुप है ये बनाता है ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर मतलब कि 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है एक ईस्टर बॉन्ड बनाता है एक शुगर के 3rd कार्बन पे, 1, 2 और ये 3rd कार्बन। 3rd कार्बन के जो OH ग्रुप है उसके साथ ये फॉस्फेट जो है एक ईस्टर बॉन्ड बनाता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दूसरे शुगर के 5th कार्बन, 1, 2, 3, 4 और ये जो कार्बन दिख रहा है वो 5, 5वें कार्बन के जो OH ग्रुप है उसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर बॉन्ड बना रहा है। जो फॉस्फेट ग्रुप क्या ईस्टर बॉन्ड बना रहा है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसी तरीके से हर एक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ही जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है DNA का, और जो बेस सीक्वेंस होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इस तरीके से जो ये सीक्वेंसिंग होती है, ये सीक्वेंस में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कोडेड होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ DNA अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जानते हैं नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे BDNA, ADNA और ZDNA के बारे में। तो BDNA जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है DNA का, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है जस्ट लाइक वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और इसका हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है और उसका जो पिच होता है, मतलब कि जो एक कंप्लीट जो टर्न होता है, 1 टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर का होता है, जैसा हमने आपको बताया था वाटसन क्रिक मॉडल में। और ये कब ऑब्जर्व होता है? जब ह्यूमिडिटी 92% होता है अबाउट और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में। और सॉल्ट्स क्या करते हैं? ये स्टेबलाइज करते हैं स्ट्रक्चर को। क्या है ADNA ये फाउंड एट 75% ह्यूमिडिटी, और ये अगेन ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है BDNA की तरह। मीन्स DNA सैंपल जो कि पाया जाता है 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, वो जनरली इंडिकेट करता है कि DNA का कन्फर्मेशन A फॉर्म में है। BDNA जैसा हमने आपको बताया था ये कॉमन फॉर्म होता है DNA का और ये फिजियोलॉजिकल DNA होता है। मीन्स अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन DNA जो है B फॉर्म में होता है, लेकिन ADNA लिविंग सेल्स के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रेयरली प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस फॉर्म के लिए लोअर ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होता है। इसके हर एक टर्न में 11 बेस पेयर होते हैं। BDNA में 10 बेस पेयर होता है। इसका जो पिक होता है, मतलब कि जो हर एक ट्विस्टेड टर्न होता है वो 2.8 नैनोमीटर का होता है। BDNA में 3.4 था, यहाँ पे 2.8। और इसका जो बेस पेयर होता है वो ऑलमोस्ट जो है परपेंडिकुलर होता है और टिल्टेड होता है 19 से 20 डिग्री में, जिसकी वजह से डीप ग्रुप्स का जो डेप्थ है वो बढ़ जाता है और शैलो ग्रुप्स का वो कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ZDNA जो है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। BDNA और ADNA दोनों राइट हैंडेड थे, ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये जिगजैग बैकबोन होता है, तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें हर एक टर्न में 12 बेस पेयर होता है और इसका जो पिच होता है वो होता है 4.56 नैनोमीटर का होता है, मतलब कि जो एक कंप्लीट टर्न होता है उसका जो लेंथ होता है वो 4.56 नैनोमीटर का होता है। और ये प्रेजेंट होता है फाउंड इन दी GC ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरिमिडिन की जो बेस पेयरिंग होती है तो उसमें ये पाया जाता है। पर और ये स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर और ये जीन रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड हेलिक्स मतलब क्या होता है? तो अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और थंब किस तरफ पॉइंट होता है? ऊपर की तरफ पॉइंट होता है। तो यहाँ पे टर्न कैसे ले रहा है? हमारे जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से टर्न हो रहा है। तो जो हेलिक्स है वो कैसे मूव करेगा? उसकी ट्विस्टिंग इस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं ये।
और लेफ्ट हैंडेड मतलब जब हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और थंब इस तरीके से ऊपर की तरफ रहेगा, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो कैसे फोल्ड हो रहे हैं, ऐसे फोल्ड हो रहे हैं। तो किस तरीके से ट्विस्टिंग होगी, इस तरीके से ट्विस्टिंग होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए डीएनए और बी डीएनए है, राइट हैंडेड होता है, और जेड डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, तो डीएनए का जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो इंश्योर करता है कि एक्यूरेट उसका रिप्लिकेशन हो सके, मतलब कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से कॉपी हो सके इनटू द जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग को अलाउ करता है, और जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, मीन्स जेनेटिक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। मीन्स डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है, जैसा हमने आपको बताया, जिसमें सेल्स के लिए पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, और ये इंफॉर्मेशन जो है जीन के फॉर्म में होता है, और हर जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोडेड होता है, और वो कोड बेस सीक्वेंस के फॉर्म में होता है, और ये डिसाइड करता है यही सीक्वेंस कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और ऑर्गेनिज्म के जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, जैसे उसका हाइट, उसका कलर, उसका ब्लड ग्रुप और सब कुछ। और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मीन्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को, और यही रीजन है कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स जैसे दिखता है और स्पीसीज की आइडेंटिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट रिप्लिकेशन, मीन्स डीएनए की प्रॉपर्टी होती है अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने की, मीन्स एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बना सकता है, और इसी को रिप्लिकेशन कहते हैं। तो सेल डिवीजन से पहले डीएनए रिप्लिकेट होता है, डबल हेलिक्स जो है वो ओपन होता है, दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है ऐड होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में। मीन्स अगर एक स्ट्रैंड में ए है तो दूसरे स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होगी वहां पे क्या आएगा, टी आएगा, मीन्स थायमीन आएगा। तो ए का टी से और जी का सी से, और इससे दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। मीन्स डीएनए के एक स्ट्रैंड का अगर सीक्वेंस इस तरीके से जा रहा है ए टी सी जी, तो दूसरा स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होगी वो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ये किस तरीके से पॉसिबल है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, और दोनों स्ट्रैंड्स का जो एंटी पैरेलल नेचर होता है उसकी वजह से। और ग्रोथ, टिश्यू का रिपेयर, सेल रिप्लेसमेंट, ये सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स एक सेल डिवाइड होके जब दो सेल बनता है तो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बने हैं उन डॉटर सेल में डीएनए की कॉपी होने की वजह से ही उन दोनों डॉटर सेल में कंप्लीट डीएनए मीन्स कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, डीएनए अकर्स इनसाइड द क्रोमोसोम्स। मीन्स डीएनए फ्री फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि क्रोमोसोम्स के फॉर्म में टाइटली पैक्ड होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है और बनता है न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस होकर बनता है क्रोमोसोम्स। और सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं एसेंशियल होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जीन्स का रीअरेंजमेंट। तो मियोसिस के टाइम में क्रॉसिंग ओवर होता है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और इससे न्यू जीन का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन होता है। मीन्स ये रिकॉम्बिनेशन न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन के लिए। तो इसी कारण से जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। म्यूटेशन मतलब डीएनए का जो बेस सीक्वेंस होता है उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। म्यूटेशंस बहुत सारी वजह से हो सकता है, जैसे कि एक बेस की जगह दूसरा बेस का आ जाना या डिलीट हो जाना, या कोई नया बेस इंसर्ट हो जाना, और रेडिएशंस, केमिकल्स या रिप्लिकेशन के टाइम पे एरर होने की वजह से ये म्यूटेशन हो सकता है। और कभी ये हार्मफुल होता है जिसकी वजह से जेनेटिक डिसीज होते हैं, और समटाइम्स ये बेनिफिशियल होता है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना। मीन्स डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता है, पहले आरएनए बनाता है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में। हमने आपको बताया डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं तो उसमें वन ऑफ द स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये कह सकते हैं सेंस स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिसमें नीचे वाला जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है
डीएनए के जीन में जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होता है, ट्रांसफर होता है आरएनए में, और इस एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, जिसमें मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उस स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए उससे फिर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इंफॉर्मेशन किस तरीके से कोडेड होता है इन द फॉर्म ऑफ बेस सीक्वेंस। तो यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और यही आरएनए से फिर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मैंने आपको बताया डीएनए के जो सेक्शंस होते हैं, जीन में हर एक इंफॉर्मेशन होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो ये इंफॉर्मेशन जो है कॉपी होता है एमआरएनए में, और ये एमआरएनए से फिर क्या बनता है, ट्रांसलेशन के थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जीन्स की सिंथेसिस होती है, हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है थ्रू द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ, एनर्जी का प्रोडक्शन और डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। मीन्स डीएनए इनडायरेक्टली जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, प्रोटीन और एंजाइम्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करके। मीन्स कहाँ बनना है, कब बनना है, कितना बनना है, इसको रेगुलेट करके। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।